कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी के नाम से भी जानते हैं, गेम्स थ्योरी भी बोला जाता है। इनिशियली जो गेम्स होते थे वो प्लेजर एक्टिविटीज होती थी, आप आपके मनोरंजन के लिए, आपका टाइम पास के लिए, या फिर आप फिजिकल फिटनेस के लिए गेम्स वगैरह खेलते थे। लेकिन यहाँ पे जो गेम्स या कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज की बात करेंगे वो पूरी तरीके से बिजनेस रिलेटेड रहेगी, या फिर हमारी लाइफ से रिलेटेड रहेगी। तो यूजुअली तो जो गेम्स होता था उसका मतलब होता था प्लेजर एक्टिविटी। प्लेजर एक्टिविटी मतलब जिसको करने से आपको काफी आनंद महसूस होता था, तो उस टाइप से आप उसको गेम्स को कंसीडर करते थे। लेकिन जो अभी प्रेजेंट सिनारियो है, आप जो आजकल के बिजनेस कंडीशन है, मार्केट के सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग जो है गेम्स एक अलग फॉर्म में आ गए हैं, और इसको फिर हम बोलते हैं गेम्स थ्योरी या कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी। अब ये गेम थ्योरी कहाँ से डिवाइस हुई, किसने इसको स्टार्ट किया था? तो 1928 में वॉन न्यूमैन, ठीक है, तो वॉन न्यूमैन ने इसको स्टार्ट किया था, और उन्होंने पूरा प्रोसेस प्लान किया है जिसके थ्रू आप बिजनेस में जितनी भी कॉम्पिटिटिव कंडीशंस आती है आप उसको हैंडल कर सकते हैं। और वॉन न्यूमैन को ही फादर ऑफ गेम थ्योरी भी कहा जाता है। तो एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, हु इज द फादर ऑफ गेम थ्योरी? तो गेम्स थ्योरी के जो फादर है वॉन न्यूमैन है। इन्होंने 1928 में पूरा एक प्रोसीजर दिया था जिसे हम गेम्स थ्योरी के नाम से जानते हैं। अब गेम्स थ्योरी या कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी हमें पढ़ने की क्या जरूरत महसूस होती है, क्यों ये हमारे सिलेबस में डाला गया है, या इसका इंडस्ट्री से या हमारी लाइफ से क्या लेना देना है? तो एवरी बिजनेस देयर आर कॉम्पिटिटिव सिचुएशन। हर बिजनेस में कुछ ना कुछ कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस होती है, और ये सारी कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस जो है वो डेली बेसिस पे होती है। In such situations, decisions are to be taken by considering the conflicting interest. तो इन कंडीशन में आपको जो सिचुएशन लेना है, इन कंडीशन में या इन सिचुएशंस में आपको जो डिसीजंस लेना होते हैं वो डिपेंड करते हैं कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ टू और मोर पार्टीज। कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट का मतलब क्या है? यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट का मीनिंग जो समझ में आना चाहिए, कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट का मतलब होता है कि एक पार्टी का जितना लॉस होगा उतना ही गेन किसी दूसरी पार्टी को होगा, तो वो सिचुएशन कहलाती है कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। अब यहाँ पार्टीज से जो मतलब है, पार्टीज का मतलब है पार्टिसिपेंट्स, उस गेम में कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमें इसको कंसिडर करना है गेम, लेकिन एक्चुअल में ये सिचुएशन आ रही है कंपटीशन की। अगर दो अलग अलग कंपनीज है, सेम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, सेम प्रोडक्ट अगर वो प्रोड्यूस कर रही है, तब वहां पर कुछ सिचुएशंस ऐसी आ सकती है कि उनके बीच में कुछ कंपटीशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी है, मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो से फॉर एग्जांपल आपके पास कोका कोला कंपनी है और साथ में उसकी कॉम्पिटिटर में आप मान लीजिए पेप्सी कंपनी है, ठीक है। तो अगर कोका कोला ने अपना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, उसने नई बॉटलिंग स्टार्ट की है, कुछ नया पैकेज स्टार्ट किया है, या जो क्वांटिटी वाइज देखा जाए तो कुछ नई बॉटलिंग उन्होंने स्टार्ट की है, तो उसके कॉम्पिटिटर जो कंपनी रहेगी उसे भी उसके अकॉर्डिंगली कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजीज प्लान करना पड़ेगी। उनको देखना पड़ेगा कि उनका कॉम्पिटिटर किस तरीके से वर्क कर रहा है और उसका फ्यूचर में उनको क्या फायदा होने वाला है। सिमिलरली उसका अपोजिट जो रहेगा वो भी हो सकता है कि अगर आपकी कंपनी कुछ वर्क स्टार्ट करती है, कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, तो आपकी जो कॉम्पिटिटर कंपनीज होती है उनकी सबकी एक की आई आप पे बनी रहती है। वो एक देखते रहते हैं आपके बिजनेस प्लान को, रेगुलर वो भी स्टडी करते रहते हैं और उसके अकॉर्डिंगली वो भी अपनी स्ट्रेटेजीज को चेंज करते रहते हैं।
तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सिचुएशन, अब अगर नेचर ऑफ द सिचुएशन की बात करें तो आपकी सिचुएशन अलग अलग हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कि आपका बिजनेस किस टाइप का है और आपके कॉम्पिटिटर किस टाइप के हैं। तो उनके अकॉर्डिंग आपके पास नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं। देयर में बी नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स। सो नंबर ऑफ अल्टरनेटिव मीन्स कि अगर कोई पर्टिकुलर सिचुएशन आ रही जहाँ पे आपको डिसीजन लेना पड़ रहा है, डिसीजन लेना पड़ रहा है, किस बेसिस पे डिसीजन लेना पड़ रहा है। अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है, उस नए प्रोडक्ट के लॉन्च होने के कारण अगर आपका मार्केट शेयर जो है वो डिक्रीज होने लगता है, तब आपको भी कुछ ना कुछ नया डिसीजन लेना पड़ता है। उन सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके पास नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं। आपको उन सारे अल्टरनेटिव्स को देखना पड़ता है और उन सारे अल्टरनेटिव के बेसिस पे आप कुछ डिसीजन लेते हैं। और जो डिसीजन आप वहां पर लेंगे, उन सारे डिसीजंस को हम आपकी स्ट्रेटेजी बोलेंगे। तो जो भी डिसीजन आप वहां पर लेंगे या जो अल्टरनेटिव अवेलेबल अल्टरनेटिव है, उससे आप जो भी डिसीजन लेते हैं वो आपकी स्ट्रेटेजीज कहलाती है। तो आपके पास जितने भी डिफरेंट अल्टरनेटिव अवेलेबल है, जो जो आप उन सिचुएशन में काम कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपके क्या कहलाती है, स्ट्रेटेजीज। और स्ट्रेटेजीज का यूज करके आप जो है आपका जो भी बिजनेस है उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं। और जो भी अल्टरनेटिव चॉइसेस है उनका यूज करके आप आपका प्रॉफिट जो है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज आती है कि जो इस पूरी प्रोसेस में टेक पार्ट करता है, या जो भी कंपनी है या कोई पर्सन है, तो उसे हम बोलते हैं पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट्स, तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स वहां पर उस पूरी प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, उन्हीं पार्टिसिपेंट्स को हम कॉम्पिटिटर भी बोलते हैं। और वो ही सब कॉम्पिटिटर को फाइनली हम प्लेयर बोलते हैं, क्योंकि इस पूरे गेम को वो ही प्ले कर रहे हैं, इसलिए वो सारे क्या कहलाते हैं, प्लेयर। सो इनिशियली जो गेम्स था वो एक प्लेजर एक्टिविटी थी, लेकिन टुडेस सिचुएशन में, अब आज के जो सिनारियो में है, वो सारा प्लेजर के लिए तो कोई गेम नहीं हो रहा है। सारे गेम्स जो हो रहे हैं वो प्रॉफिट अर्निंग के लिए हो रहे हैं, और प्रॉफिट अर्निंग एट द कॉस्ट ऑफ आपका जो कॉम्पिटिटर है उसके लॉस के ऊपर आपकी प्रॉफिट अर्निंग हो रही है। तो इस तरीके से अभी तक हमने जो देखा, गेम्स थ्योरी क्या होती है। गेम्स थ्योरी एक टाइप की थ्योरी है, एक सिचुएशंस है, उन सिचुएशन में किस तरीके से आपको एक्ट करना है उसकी पूरी थ्योरी है। वॉन न्यूमैन ने दी थी, 1928 में दी थी, जिन्हें फादर ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी या फादर ऑफ गेम्स थ्योरी कहा जाता है। हर बिजनेस में ऐसी सिचुएशन आती है कि जहाँ पे आपको डे बाय डे, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ कंपटीशन फेस करना पड़ता है। अगर आप कोई मार्केट आप अगर मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो कॉम्पिटिटर कंपनी होती है, आपकी अपोनेंट कंपनियां होती है, या आपके साथ जो कंपनियां उस मार्केट शेयर को कैप्चर करना चाहती है, वो कंपनियां भी कुछ डिसीजन लेती है, और उन डिसीजन का इफेक्ट आपके बिजनेस पे आता है। उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको फिर से कुछ नए डिसीजंस लेना पड़ते हैं। तो इस तरीके से जो ये पूरी प्रोसेस चलती है, जिसमें कि एक कंपनी का लॉस होता है और दूसरे का गेन होता है, ये पूरी जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं गेम थ्योरी। ठीक है। और ये आपको रेगुलर बेसिस पे डिसीजन लेते रहना पड़ता है, ताकि आपका बिजनेस जो है वो स्मूथली रन कर सके। अब जो आउटकम होता है, द आउटकम ऑफ दिस सिचुएशन और गेम डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेटजीज एडॉप्टेड। तो आपका जो भी आउटकम रहेगा, आउटकम यहाँ पर हम आउटकम से समझेंगे कि आपका जो प्रॉफिट रहेगा वो किस चीज पे डिपेंड करेगा। दैट आउटकम डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेटजीज। आप कौन सी स्ट्रेटजीज वहां पर फॉलो कर रहे हैं। अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटेजीज वहां पर नहीं लगाते हैं, अगर प्रॉपर स्ट्रेटेजी वहां पर यूज नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जो आउटकम आपका प्रॉफिट के फॉर्म में आना चाहिए था, वो कन्वर्ट हो जाए आपके
लॉस में। और बेसिकली इसमें जब आप देखेंगे तो इसको हम टू सम गेम मान के चलते हैं। टू सम गेम का मतलब है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर है उसको हम सिर्फ टू ही मान के चल रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे टू सम गेम। टू सम गेम का मतलब है कि इसमें सिर्फ दो ही प्लेयर होंगे। मान लीजिए आपकी कंपनी एक प्लेयर है और एक अनदर कोई दूसरी कंपनी प्लेयर है, तो इसको हम बोलते हैं टू सम गेम। तो मोस्टली जो सिचुएशंस हम यहाँ स्टडी करेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ टू सम गेम ही देखेंगे। आपका जितना लॉस होगा उतना आपके कॉम्पिटिटर का गेन होगा। या अगर टू सम से ज्यादा अगर इसमें हम एक्टिविटी मान के चलते हैं, टू सम से ज्यादा अगर इसमें हम प्लेयर मान के चलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम एन प्लेयर गेम। एन प्लेयर गेम, एन प्लेयर गेम में क्या होता है कि दो से ज्यादा प्लेयर भी वहां पर एक्ट कर सकते हैं और उन प्लेयर्स का सॉरी सॉरी फॉर इंटरप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अभी तक देखा कि गेम थ्योरी क्या होता है। बेसिकली आपको इसमें ये करना पड़ता है कि आपको रेगुलर बेसिस पे डिसीजन लेना है और उन डिसीजंस का आपकी फर्म पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसको भी रेगुलरली चेक करना है, और आपके जो कॉम्पिटिटर है उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है इसको भी रेगुलरली आपको चेक करना पड़ता है। अब इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होती है कि जो सक्सेस होता है किसी एक का वो किसी दूसरे के लॉस के ऊपर डिपेंड करता है। तो सक्सेस ऑफ वन प्लेयर इज इक्वल टू लॉस ऑफ द अनदर प्लेयर। आपको ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगी। सक्सेस ऑफ वन प्लेयर इज इक्वल टू लॉस ऑफ अनदर। अगर एक सक्सीड हो रहा है तो दूसरे को लॉस वहां पर होगा ही होगा। तो इस चीज को आपको काफी अच्छे से देखना चाहिए। अब ये सिचुएशंस कहाँ से अराइज हुई, ये सारी स्ट्रेटजीज वॉन न्यूमैन ने क्यों बनाई है। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ सिचुएशंस ऐसी आ रही थी कि बिजनेसेस जो थे वर्ल्ड वाइड वो काफी लॉस में जा रहे थे और कॉम्पिटिटर कंपनियां एक दूसरे के बिजनेस को खत्म करने में लगी हुई थी, अपना बिजनेस इंक्रीज करने में लगी हुई थी। तो उस सिचुएशन को स्टडी किया वॉन न्यूमैन ने और पूरी सिचुएशन को एक थ्योरेटिकल फॉर्म में उन्होंने बनाया, उसके बाद इसको प्रैक्टिकली अप्लाई किया। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग में ये सारी चीजें लगाई गई थी, और आप लोगों ने अगर ध्यान से देखा हो तो जो हमारे रामायण या महाभारत टाइप के जो प्रोसेसेस थी, सीरियल थे, उनमें आपने देखा था युद्ध के पहले सभी लोग बैठ के कुछ स्ट्रेटेजीज बनाते थे। जितने भी उस युद्ध में शामिल होने वाले राजा महाराजा और उनके जो मंत्री वगैरह होते थे या सेनापति होते थे, वो सभी क्या करते थे, कुछ स्ट्रेटेजी बनाते थे कि कल उन्हें किस तरीके से उस युद्ध में लड़ना है। इसी तरीके से आपने एक और चीज देखी हो कि युद्ध स्टार्ट होने के ड्यूरेशन में पूरा जो वो मैदान रहता है जहाँ पर बैटल ग्राउंड होता है, उस बैटल ग्राउंड का एक डेमो मॉडल बनाया जाता था और उस पे वो स्ट्रेटेजीज पूरी बनाते थे उसको जीतने के लिए। वैसे ही सिमिलरली जो प्रेजेंट में जो मिलिट्री बैटल्स होते हैं या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जो मिलिट्री बैटल्स थे, तो वहां पर भी ये सारी स्टडीज की गई थी। कुछ कॉम्पिटिटिव बिजनेस फर्म होती है वो भी इस टाइप की सारी स्ट्रेटेजीज बनाती है। इसके अलावा जो अ, इसके अलावा जो पार्टीज रहती है, पॉलिटिकल पार्टीज रहती है, वो भी सारा इस टाइप का पूरा प्लान बना के चलती है। पॉलिटिकल पार्टीज के केस में बेसिकली देखा जाए तो वो एंड सम गेम होता है, क्योंकि दो से ज्यादा पार्टियां वहां पर अपने वोट शेयर के लिए फाइट करती है और ज्यादा से ज्यादा वोट शेयरिंग चाहती है। तो वहां पर अगर एंड सम गेम की बात करें तो अदर पार्टीज को जितना लॉस हो रहा है उतना किसी एक पार्टी को गेन होता है।
तो इस तरीके से वो भी सारी स्ट्रेटेजीज लगा के देखते हैं और बनाते हैं। हमें लगता है कि जो सारे चुनाव जो हो रहे हैं या जो सारी पॉलिटिक्स हो रही है काफी इजीली हो रही है, लेकिन इतना इजी नहीं होता है उसको अपन मतलब उसको इतना अच्छे से हम नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए पूरी स्ट्रेटेजी बनाना पड़ती है पार्टीज को भी। तो आपने देखा होगा कई बड़े लोगों को वो इन सभी चीजों के लिए हायर भी करके रखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें आगे स्टार्ट करते हैं हम कि किसी भी गेम को आप गेम कैसे बोलेंगे, किस सिचुएशन को आप गेम बोलेंगे, या कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर गेम स्टार्ट हो रहा है, या उस गेम के क्या क्या रूल हो सकते हैं। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव सिचुएशन को अगर हम गेम बोलेंगे तो उसको कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ता है। पहली कंडीशन होती है देयर शुड बी फाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। देयर should be finite number of participants। तो वहां पर फाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होना चाहिए या फाइनाइट नंबर ऑफ प्लेयर्स होना चाहिए, क्योंकि आप अकेले तो गेम खेलेंगे नहीं, तो आपको कुछ ना कोई कॉम्पिटिटर चाहिए रहेगा। तो एटलीस्ट कम से कम वहां पर आपको 2 पार्टिसिपेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो एटलीस्ट 2 पार्टिसिपेंट्स शुड बी देयर। तो जब तक 2 पार्टिसिपेंट्स नहीं होते हैं किसी कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट के ऊपर, वो अगर प्ले नहीं स्टार्ट करते तब तक उसे हम गेम नहीं बोल सकते। और सभी प्लेयर के पास क्या होना चाहिए, उनकी चॉइसेस, अल्टरनेटिव चॉइसेस होना चाहिए बिफोर द स्टार्ट ऑफ द गेम। तो अगर गेम को स्टार्ट करने के पहले, बिफोर द स्टार्ट ऑफ द गेम, स्टार्ट ऑफ द गेम, every participant should have finite number of actions। उसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ अल्टरनेटिव चॉइस होना चाहिए। फाइनाइट नंबर ऑफ अल्टरनेटिव चॉइसेस। अगर आप गेम में जा रहे हैं, आपके पास अल्टरनेटिव चॉइसेस ही अवेलेबल नहीं है, तो आप उस गेम का पार्ट बन ही नहीं सकते, क्योंकि आप वैसे ही गेम स्टार्ट करने के पहले ही हार जाएंगे। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव अवेलेबल होना चाहिए आपके पास, प्रॉपरली स्ट्रेटेजीज बनी होना चाहिए। उन स्ट्रेटेजीज के बेसिस पर ही आप किसी भी गेम में एंटर हो सकते हैं। एक कंडीशन और होना चाहिए, ईच पार्टी ऑल द कोर्सेस ऑफ एक्शन मस्ट बी नोन। All the action of courses must be known. All the action of courses must be known। इसका मतलब ये है कि जब भी आप एक्शन लेंगे तो उसके आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। आपको अल्टरनेटिव तो पता है, लेकिन उस अल्टरनेटिव का इफेक्ट आपके गेम पे क्या होने वाला है, आपकी प्लानिंग पे क्या होने वाला है, ये भी आपको पूरी अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अदरवाइज आप उस गेम में टेक पार्ट नहीं कर पाएंगे। टेक पार्ट भी कर लेते हैं, उसमें पार्टिसिपेंट बन भी जाते हैं, तो भी आपका वहां पर लॉस होना निश्चित है। A play is said to be played when a play is said to be played when each of the player chooses a single course of action। अब गेम कब स्टार्ट हो जाएगा, जब each one of the player chooses one action। ठीक है, तो आपने कोई भी गेम देखा होगा, जो भी प्ले आप देखते हैं या कोई गेम देखते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ प्लेयर कुछ एक्शन लेता है तभी गेम स्टार्ट होता है। फुटबॉल का गेम किस तरीके से स्टार्ट होता है, दोनों जो टीमें होती है उन दोनों टीम में से कोई सा भी एक टीम की साइड से जब उस फुटबॉल पे किक मार दी जाती है तब वो गेम स्टार्ट माना जाता है। क्रिकेट के गेम में भी इस टाइप से होता है कि बॉलर जब बॉल डिलीवर कर देता है तो उस सिचुएशन में हम बोलते हैं कि गेम स्टार्ट हो चुका है। वैसे ही जब आपकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजीज आएगी, इंडस्ट्री की बात करें या किसी बिजनेस की बात करें, तो उस पूरी प्रोसेस में आप गेम को स्टार्ट तब मानेंगे जब आपका कोई कॉम्पिटिटर या आप कोई डिसीजन ले लेते हैं और उस डिसीजन को अप्लाई
कर देते हैं, जिससे कि आपके जो भी कॉम्पिटिटर्स है उनके ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाता है। आपको जितना भी गेम होगा गेन होगा, वो सारा गेम होता है आपके जो कॉम्पिटिटर है उनके कम्युलेटिव लॉसेस के इक्वल। अगर आपको मान लीजिए 10 लाख रुपीस का फायदा हो रहा है, तो हो सकता है कि वो जो प्रॉफिट आया है वो आपके 5 अलग अलग कॉम्पिटिटर्स को लॉस में जाने के बाद मिला हो। तो इस तरीके से इसको बोलेंगे इन सम गेम। लेकिन अगर टू सम गेम की बात करें, अगर आप किसी इस टाइप के बिजनेस में है कि वहां पर 2 ही कॉम्पिटिटर है, हालांकि ऐसी सिचुएशन बहुत कम होती है जहाँ पे कि टू सम ही हो, क्योंकि मोस्टली आजकल जो इंडस्ट्रीज है उनका एक्सपेंशन काफी ज्यादा हो गया है। लगभग हर बिजनेस में कई सारे ढेर सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं। अगर सिर्फ 2 ही कंपनी किसी पर्टिकुलर बिजनेस को परफॉर्म कर रही है, तो उस केस में वो टू सम गेम हो जाता है। एक को जितना प्रॉफिट होता है उतना ही उसके अपोनेंट को लॉस होता है। तो जरूरी नहीं है कि ये स्ट्रेटेजीज आपके बनाने से ही उसे लॉस हो रहा हो। कई बार आपकी स्ट्रेटेजीज से आपको भी लॉसेस हो सकते हैं एज कम्पेयर विद द अपोनेंट्स स्ट्रेटेजी। अगर अपोनेंट की स्ट्रेटेजी काफी सुटेबल नहीं है, अच्छी स्ट्रेटेजी उन्होंने नहीं बनाई है, लेकिन अगर आपकी स्ट्रेटेजी वहां पर गलत बन गई है, तो हो सकता है उसके कारण भी आपको लॉस हो जाएगा। लेकिन जो लॉस आपको होगा वो गेन के फॉर्म में आपके अपोनेंट को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि गेम को हम किस तरीके से स्टार्ट मान सकते हैं, गेम होने की क्या क्या कंडीशंस हो सकती है, और भी बहुत सी कंडीशंस होती है जो कि आप बुक से अगर पढ़ेंगे तो आपको काफी इसमें पता चलेगा। अब एक काफी इम्पोर्टेंट इसमें टॉपिक हमें देखना है, क्लासिफिकेशन ऑफ गेम्स। क्लासिफिकेशन ऑफ गेम्स, हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गेम्स। गेम्स को किस तरीके से आप क्लासिफाई कर सकते हैं, तो सारा हमने देखा कि गेम्स क्या होते हैं, गेम्स थ्योरी क्या होती है, किन सिचुएशन में गेम थ्योरी को एडॉप्ट करना चाहिए, और क्या क्या कंडीशंस होती है किसी भी गेम्स के होने की। और अब इसमें हम देखते हैं कि इनके क्लासिफिकेशन किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो पहला जो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ प्लेयर्स। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ प्लेयर्स। इस क्लासिफिकेशन में हम क्या देखते हैं कि आपके पास नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ प्लेयर्स आपके पास सिर्फ 2 ही प्लेयर है, तो उसको हम बोलते हैं टू सम गेम। फर्स्ट क्लासिफिकेशन होता है टू सम गेम, टू सम गेम। और दूसरा होता है एन सम गेम। तो अभी हमने बात की थी कि टू सम प्लेयर गेम में क्या होगा, देयर विल बी ओनली 2 प्लेयर्स who will take part in that play, and the loss of one will be equal to loss of one will be equal to the gain of another। तो 2 ही कॉम्पिटिटर होते हैं, एक को जितना लॉस हो रहा है उतना दूसरे को प्रॉफिट होता है, या एक को जितना प्रॉफिट हो रहा है उसका अपोजिट दूसरे प्लेयर को लॉस होगा। इन सम गेम में देयर में बी more than 2 players in that game, that may be 3 4 5 or a large number of players may be in that game। तो उस गेम में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हो सकते हैं। जब भी मैं यहाँ प्लेयर वर्ड यूज करूंगा, तो आप अगर इंडस्ट्रियल या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसे सोचते हैं, तो प्लेयर का मीनिंग यहाँ पर आपको रहेगा कंपनीज या कॉम्पिटिटर फर्म्स। तो अगर 2 से ज्यादा है वहां पर, तो आपको आप इसे बोलेंगे इन सम गेम। और इसमें जितना एक को प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट ऑफ वन प्लेयर इज इक्वल टू कम्युलेटिव लॉस ऑफ अदर प्लेयर्स को जितना भी कंबाइंड लॉस हो रहा है
उसका वो लॉस की जो वैल्यू होगी किसी एक के प्रॉफिट के इक्वल होगी।